नमस्कार। आज हमारे पास नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री है। हाँ, नमस्कार। ये किताब तो मतलब बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और ये खुद 500 से ज्यादा कामयाब लोगों के 20 साल के अध्ययन का नतीजा है। जी, जिसमें हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से उन मुख्य विचारों को निकालें जो हिल की सोच की नींव है। बिल्कुल, समझा जाए कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या। और ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक माइंडसेट बनाने के बारे में है, मतलब समृद्धि की, मुश्किलों में टिके रहने की और जीवन में एक मकसद खोजने की। हाँ, किताब का एक केंद्रीय वाक्य है जो सब कुछ समेट लेता है ना? जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे हासिल किया जा सकता है। बहुत शक्तिशाली बात है ये। सुनने में तो कमाल लगता है। हाँ, पर सवाल ये है कि कैसे? और हिल का जवाब शायद उनके बताए सिद्धांतों में छिपा है। बिल्कुल, और यही बात इसे आज भी इतनी रेलेवेंट बनाती है, जबकि सोचिए 1937 में लिखी गई थी। सही कहा। ये सिद्धांत सिर्फ इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रणाली है कि कैसे विचारों को हकीकत में बदला जाए। अच्छा। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस प्रणाली को परत दर परत समझते हैं फिर। हाँ, करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब मूल विचार तो यही लगता है कि सब कुछ मन में शुरू होता है। एग्जैक्टली। सफलता या दौलत पहले एक विचार, एक इच्छा, एक विश्वास के रूप में जन्म लेती है और फिर वो बाहरी दुनिया में साकार होती है। सही कहा। विचार ही तो हमारे कामों को दिशा देते हैं, और यहीं पर हिल का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, इच्छा, डिजायर। इच्छा। हाँ, पर स्रोत इसे महज एक चाहत नहीं कहते, वो इसे कहते हैं एक प्रबल इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, हाँ, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है इसके कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। एक ऐसी तीव्र धधकती हुई इच्छा जो रास्ते की हर बाधा को पार करने की ताकत दे। ये वो ईंधन है जो पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा देता है। अच्छा। सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखना काफी नहीं है, उसके लिए एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रबल इच्छा तो हो गई, मान लिया। लेकिन इस इच्छा को असली ताकत कैसे मिलती है? क्या सिर्फ जोर से चाहने से काम बन जाता है? नहीं, यहीं पर हिल का दूसरा सिद्धांत काम आता है, विश्वास, फेथ। हाँ, ये सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि उस इच्छा के पूरे होने पर अटूट यकीन है। खुद पर यकीन, अपने लक्ष्य पर यकीन। लेकिन ये यकीन आएगा कहां से, खासकर जब शुरू में कुछ दिख ना रहा हो? अच्छा सवाल है। हिल का मानना है कि ये विश्वास पैदा करने के लिए सकारात्मक पुष्टि, मतलब एफर्मेशंस को दोहराना। एफर्मेशंस। हाँ, और सफलता की मानसिक तस्वीर बनाना, जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, वो कारगर तरीके हैं। अच्छा, ये एक तरह से अपने मन को यकीन दिलाने की प्रक्रिया है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्या ये विश्वास और अगला सिद्धांत आत्म सुझाव, मतलब ऑटो सजेशन, ये सिर्फ खुद को बहलाना नहीं है? मतलब खासकर तब जब बाहरी हालात मुश्किल हों? ये एक वाजिब सवाल है। बिल्कुल, हिल के नजरिए से देखें तो आत्म सुझाव खुद को धोखा देना नहीं है। तो फिर क्या है? ये है अपने अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को जानबूझकर प्रोग्राम करना। अच्छा, अवचेतन मन। हाँ, ये वो शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और अनजाने व्यवहारों को कंट्रोल करता है। तो सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित विचारों को बार बार दोहराकर और महसूस करके हम बेसिकली अपने अवचेतन मन को सफलता की दिशा में मोड़ सकते हैं। ओह। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सचेत मन की जो आलोचनात्मक बाधा है ना, उसे पार करके सीधे उस हिस्से को प्रभावित करता है जो हमारे ज्यादातर कामों के पीछे होता है। समझ गई। तो ये अपने सबसे शक्तिशाली आंतरिक सहयोगी को अपने पक्ष में करने जैसा है। समझ गई। तो ये मानसिक तैयारी का हिस्सा हुआ, इच्छा, फिर विश्वास और फिर अवचेतन मन को साधना। हाँ, बिल्कुल। पर हिल यही नहीं रुकते हैं ना। मानसिकता तो तैयार है, पर जैसा स्रोत बताते हैं, बिना ठोस कार्रवाई के ये सब अधूरा है। बिल्कुल, एक्शन तो चाहिए ही। यहीं से कर्म उन्मुख सिद्धांत, मतलब एक्शन ओरिएंटेड प्रिंसिपल शुरू होते हैं। हाँ। पहला है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान मतलब? हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान से ज्यादा जरूरी है अपने चुने हुए क्षेत्र का विशेष ज्ञान होना और उसे इस्तेमाल करना। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, जैसे इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ जानना एक बात है, और एक कुशल इंजीनियर बनकर उस ज्ञान से कुछ बनाना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। यह सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिकल रूप से लागू करने की क्षमता है। और फिर आती है कल्पना, इमेजिनेशन,
मुझे ये हिस्सा हमेशा बड़ा आकर्षक लगता है। हाँ, यह है भी। विचार ही दौलत का शुरुआती बिंदु है और रचनात्मक कल्पना नए अवसर पैदा करती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हिल इसे सिर्फ सपने देखने जैसा नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे समस्याओं को सुलझाने और नए रास्ते खोजने का एक प्रैक्टिकल मानसिक औजार मानते हैं। एग्जैक्टली। और कल्पना से निकले विचारों को हकीकत बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या? संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, योजना तो चाहिए। बिना योजना के सपने तो बस इच्छाएं बनकर रह जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि हिल विस्तृत कार्य योजना बनाने पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, उसके कदम क्या होंगे, किन लोगों का सहयोग चाहिए होगा, ये सब। यह सिर्फ कामना करने से बिल्कुल अलग है। योजना बनाना उस प्रबल इच्छा को एक्शन वाले कदमों में बदलने जैसा है। हाँ, ये स्पष्टता देता है, दिशा देता है। बिल्कुल। और यहीं पर टीम वर्क का महत्व भी आता है, जिसे हिल बाद में मास्टरमाइंड सिद्धांत में और खोलते हैं। मास्टरमाइंड? हाँ, उस पर आएंगे, लेकिन योजना के बाद। योजना पर अमल करने के लिए एक और गुण चाहिए, निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने की क्षमता। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हिल के अध्ययन में जो सफल लोग थे वो बहुत निर्णायक पाए गए। डिसाइसिव। अच्छा, कैसे? वे तेजी से फैसले लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं, जबकि असफल लोग अक्सर टालमटोल करते हैं, हिचकिचाते हैं, दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ओह, ये तो मैंने देखा है। हिल के अनुसार ये निर्णायकता का गुण, मतलब फौरन फैसला लेने और उस पर अमल करने की क्षमता, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ बड़े फैसलों के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव तेजी से और आत्मविश्वास से करने की आदत डालने के बारे में भी है। सही बात है। निर्णय की अपनी लागत होती है, समय, अवसर। बिल्कुल। और आत्मविश्वास का नुकसान भी के लिए तो आएंगी ही। यहीं पर शायद अगले सिद्धांत की भूमिका आती है। बिल्कुल सही। यहीं पर आता है दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता। असफलताओं, रुकावटों, आलोचनाओं या अस्थायी हार के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहने की इच्छा शक्ति। ये मुश्किल होता होगा। होता है, और यह सीधे तौर पर उस शुरुआती प्रबल इच्छा से जुड़ा है। अगर इच्छा वाकई में तीव्र है तो मुश्किलें आने पर भी आप टिके रहेंगे। हिल का एक दिलचस्प तर्क है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ज्यादातर लोग सफलता से बस एक कदम दूर होते हैं जब वे हार मान लेते हैं। इसलिए दृढ़ता महज टिके रहना नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि शायद आप सफलता के सबसे करीब तभी हो जब छोड़ देने का मन कर रहा हो। ये उस प्रबल इच्छा की असली परीक्षा है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और अकेले टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। हाँ। यहीं पर शायद वो मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत आता है, जिसके बारे में आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में बड़ा रहस्यमय सा लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, मास्टरमाइंड का सिद्धांत रहस्यमय नहीं, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है समान विचारधारा वाले सहायक लोगों का एक समूह बनाना, जो ज्ञान, अनुभव, संसाधन और प्रेरणा साझा कर सकें। एक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ, उससे भी ज्यादा। हिल का मानना था कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक सामंजस्यपूर्ण भावना से एक साथ काम करते हैं तो वे एक अदृश्य अतिरिक्त शक्ति या तीसरे दिमाग का निर्माण करते हैं, द मास्टरमाइंड। तीसरा दिमाग? हाँ, मतलब एक सिनर्जी पैदा होती है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यह सफलता के सामाजिक और सहयोगात्मक पहलू को उजागर करता है। कोई भी अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। सही बात है। एक अच्छा मास्टरमाइंड समूह आपको नए दृष्टिकोण दे सकता है, आपकी योजनाओं की आलोचना कर सकता है, वो भी रचनात्मक तरीके से। हाँ, फीडबैक जरूरी है। बिल्कुल। आपको जवाबदेह ठहरा सकता है और ऐसा समर्थन दे सकता है जो अकेले मिलना मुश्किल है। ये विचारों का टकराव और सामूहिक बुद्धिमत्ता पैदा करता है। ठीक है, तो इच्छा से शुरुआत करके मानसिक तैयारी, फिर योजना और दृढ़ता, और साथ में सही लोगों का समर्थन, ये एक पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। हाँ, एक तरह का फ्रेमवर्क है ये। अब कुछ और गहरे सिद्धांतों की बात करते हैं जो स्रोत में बताए गए हैं। जैसे हिल मस्तिष्क, मतलब ब्रेन के बारे में कुछ कहते हैं। हाँ, हिल मस्तिष्क को विचारों के प्रसारण और प्राप्ति के लिए एक तरह के स्टेशन के रूप में देखते हैं। स्टेशन मतलब रेडियो स्टेशन जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना था कि हमारे तीव्र विचार, खासकर जब भावनाओं से भरे हों, तो वे ईथर में प्रसारित होते हैं और समान विचारों या अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। ये थोड़ा आध्यात्मिक सा नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, और इसका वैज्ञानिक आधार बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका मूल व्यावहारिक संदेश ये है कि हमारा मानसिक ध्यान, हम किस पर फोकस करते हैं,
वो हमारे अनुभवों और हमारे सामने आने वाले अवसरों को गहराई से प्रभावित करता है। अच्छा, फोकस वाली बात। हाँ, सकारात्मक और केंद्रित सोच सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करने में मदद करती है, ऐसा उनका मानना था। और छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, ये तो और भी रहस्यमय लगता है, इसे कैसे समझा जाए? हिल छठी इंद्री को रचनात्मक कल्पना के शिखर के रूप में देखते हैं। शिखर? हाँ, इसे एक तरह की सहज अंतर्दृष्टि या आंतरिक बोध के रूप में समझाया गया है, जो आमतौर पर अनुभव और पहले बताए गए सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद ही विकसित होती है। अच्छा, ये अपने आप नहीं आती? नहीं, स्रोत इसे किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान और अवचेतन मन के तालमेल से पैदा होने वाली गहरी समझ के रूप में देखते हैं। ये आपको उन चीजों को महसूस करने या उन पैटर्न्स को पहचानने में मदद कर सकती है जो शायद तार्किक रूप से तुरंत स्पष्ट ना हो। इंट्यूशन जैसा? हाँ, कह सकते हैं। ये अचानक आने वाले समाधानों या सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता के रूप में प्रकट हो सकती है। और अंत में एक बहुत बड़ी बाधा जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, डर। हिल ने इस पर काफी जोर दिया है ना? हाँ, बहुत। डर पर काबू पाना, मतलब ओवरकमिंग फियर, ये हिल के दर्शन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उन्होंने कुछ खास तरह के डर बताए थे? हाँ, उन्होंने 6 बुनियादी डरों की पहचान की। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ओह, ये तो बहुत ही आम डर हैं। हाँ, ये डर बहुत स्वाभाविक और सार्वभौमिक हैं और लगभग हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और किताब के अनुसार इन पर काबू पाना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हिल के अनुसार डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन? हाँ, डर हमें जोखिम लेने से रोकता है, हमें फैसले लेने में हिचकिचाहट पैदा करता है, हमारी कल्पना को सीमित करता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि इन डरों को पहचानना, उनके मूल कारणों को समझना और फिर सचेत रूप से उनका सामना करना और उन पर विजय पाना व्यक्तिगत विकास और सफलता हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, तो स्रोत के आधार पर इस किताब की मुख्य ताकतें क्या लगती हैं? क्या चीज इसे खास बनाती है? स्रोत कई खूबियों को उजागर करते हैं। पहला, इसका ज्ञान कालातीत है, मतलब टाइमलेस विजडम। हाँ, 1937 से आज तक। बिल्कुल। मानसिकता, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दूसरा, ये मानसिकता के महत्व पर जबरदस्त जोर देती है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों से पहले अंदर शुरू होती है। हाँ, माइंडसेट इज एवरीथिंग वाली बात। कुछ वैसा ही। तीसरा, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल अभ्यास भी सुझाती है, जैसे लक्ष्य लिखना, अफर्मेशंस दोहराना, योजना बनाना, करने लायक चीजें। हाँ, और चौथा, इसमें फोर्ड, एडिसन जैसे लोगों की प्रेरणादायी कहानियां हैं जो सिद्धांतों को जीवंत करती हैं। हाँ, उदाहरणों से बात समझ आती है। और ये सिद्धांत सिर्फ व्यापार या धन कमाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में लागू हो सकते हैं। और क्या स्रोतों में इसकी कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी बताई गई हैं? मतलब निष्पक्षता के लिए उन्हें भी देखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ आलोचनाओं का भी उल्लेख करते हैं। एक तो ये कि भाषा थोड़ी पुरानी या क्लिष्ट लग सकती है आज के पाठकों को। 1937 की भाषा है आखिर। सही बात। दूसरा, सकारात्मक सोच पर अत्यधिक जोर कभी-कभी बाहरी कारकों या व्यवस्थित बाधाओं जैसे गरीबी, भेदभाव, इनके प्रभाव को कम करके आंक सकता है। हाँ, ये बात भी है। ये मानना कि सिर्फ सोच बदलने से सब ठीक हो जाएगा, शायद ज्यादा सरलीकरण हो। सही। तीसरा, कुछ लोग इसे कदम दर कदम गाइड की बजाय ज्यादा प्रेरक मानते हैं, मतलब मोटिवेशनल ज्यादा है। अच्छा। यानी ये क्या करना है बताता है, पर हमेशा कैसे करना है इसकी विस्तृत जानकारी शायद ना दे। और ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि ये आलोचनाएं हमें मिली स्रोत सामग्री के विश्लेषण में उल्लेखित हैं। हम यहाँ सिर्फ उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ गए। याद रखना जरूरी है कि मानसिकता महत्वपूर्ण है, लेकिन बाहरी दुनिया की वास्तविकताएं भी अपनी भूमिका निभाती हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर कोई इन स्रोतों से मुख्य सबक लेना चाहे तो वो क्या होंगे? मतलब की टेकअवेज। हाँ, मुख्य बातें ये निकलती हैं। पहली, सफलता के लिए एक स्पष्ट प्रबल इच्छा और एक निश्चित लिखी हुई योजना का होना जरूरी है। सिर्फ चाहना काफी नहीं, प्लान चाहिए। बिल्कुल। दूसरी, दृढ़ता और अटूट विश्वास अक्सर बुद्धिमत्ता या प्रतिभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हार न मानना महत्वपूर्ण है। लगे रहना है। बिल्कुल, यह आपकी सफलता पर गहरा असर डालता है। और चौथी और शायद सबसे अहम, आपके विचार सचमुच आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं।
विचार ही हकीकत बनते हैं। हाँ, इसलिए अपने मन को जानबूझकर सकारात्मक उद्देश्यपूर्ण विचारों से भरना एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि निष्क्रिय। मतलब मेहनत करनी पड़ती है इस पर। स्रोत की अंतिम समीक्षा भी कुछ ऐसी बात कहती है ना कि ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। बिल्कुल। स्रोत इसे मानसिक अनुशासन, व्यक्तिगत विकास और जीवन जीने के एक दर्शन के रूप में देखते हैं। एक फिलॉसफी। हाँ, एक दिलचस्प सुझाव जो स्रोत में मिलता है वो ये है कि अगर इसे केवल प्रेरणादायक पाठ की तरह पढ़ने के बजाय एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल किया जाए। वर्कबुक मतलब इसके सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए, उन पर काम किया जाए, एक्सरसाइज की तरह। अच्छा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, तो ये वाकई जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। जानना एक बात है, करना दूसरी। असली बदलाव व्यवहार में लाने से ही आता है। बहुत सही कहा। अंत में शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि शुरुआत विचारों से होती है। हाँ, हर उपलब्धि, हर आविष्कार, हर बड़ी सफलता पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में ही जन्मी थी। बिल्कुल। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि अगर विचार हकीकत को आकार देते हैं तो आज वो सबसे शक्तिशाली विचार कौन से हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है ताकि मनचाही वास्तविकता का निर्माण हो सके। सोचने वाली बात है। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।